चलिए, तो लेप्रेसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशंस करते हैं। जैसे हमने बात की है कि हम हर टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, या फिर एमसीक्यू के तौर पे अगर पूछे जाते हैं, नीट में सवाल पूछे जाते हैं या फिर वाइवा में पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार के जो पॉइंट्स हम लोग ज़्यादा डिस्कस करते हैं। अननेसेसरी चीज़ों पे ज़्यादा हम लोग वक्त बर्बाद नहीं करते। लेप्रेसी आपको बैकग्राउंड पता ही है, आपको उसकी पैथोफिजियोलॉजी मोस्टली पता ही होंगी, तो उसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग डायरेक्टली ड्रग्स के बारे में ही डिस्कशंस करेंगे। रिफाम्पिसिन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाला जो हमारा सेशन था इसके आगे वाला, उसमें रिफाम्पिसिन के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन को, जिससे आप डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हमने किए हैं वो देख सकते हैं। तो लेप्रेसी में यूज़ होने वाली दवाइयाँ जो हैं, अगेन रिफाम्पिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिकेशन है यहाँ पे। उसके साथ साथ डेप्सोन जो सल्फा ग्रुप की एक मेडिकेशन है वो यूज़ की जाती है, क्लोफाजिमिन एक डाई है वो यूज़ की जाती है। साथ में कुछ ड्रग्स हैं जैसे इथियोनामाइड है, ओफ्लॉक्सासिन है, मिनोसाइक्लिन है या कैरिथ्रोमाइसिन, ये सब सेकंड लाइन ड्रग के तौर पे यूज़ की जाती है। अगर प्राइमरी ड्रग्स देखें तो उसमें रिफाम्पिसिन, डेप्सोन और क्लोफाजिमिन इसका मोस्टली इन्वॉल्वमेंट होता है। देखते हैं उसके बारे में। तो डेप्सोन जैसे हमने बात की कि ये सल्फोनेमाइड ग्रुप के मेडिकेशन है। जब भी सल्फा ड्रग या फिर सल्फर कंटेनिंग कोई भी मेडिकेशन होती है तो उसके साथ एक आपको हमेशा पॉइंट याद रखना ज़रूरी है कि ये काफ़ी एंटीजेनिक होती है, और एंटीजेनिक होने की वजह से इसके साथ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस काफ़ी एसोसिएटेड होती है। तो जब भी कोई भी सल्फा ड्रग्स आप देते हैं, सल्फोनेमाइड हो गया, फिर ये हो गया, कोई भी सल्फा ड्रग अगर आप एनकाउंटर करते हैं तो उसमें हमेशा याद रखिए कि पेशेंट अगर सेंसिटिव है तो उसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, माइल्ड रैशेस टू सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी हो सकता है, तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि लेप्रो स्टैटिक मेडिकेशंस हैं, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे सल्फा ग्रुप की मैकेनिज्म थी, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी हमने लेक्चर बनाया है सल्फोनेमाइड के ऊपर। तो उसी प्रकार से जो बैक्टीरिया में जो फॉलिक एसिड सिंथेसिस होता है, तो फॉलेट सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें इंटरफियरेंस करते हैं। जैसे सुपरफिशियली आपको बताऊँ तो बैक्टीरिया अपना फॉलिक एसिड खुद बनाते हैं, उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वो बनाने के लिए जो एंजाइम ज़रूरी है वो उस एंजाइम को ये इनहिबिट करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे ये है उसका मेटाबॉलिज्म। इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो भी एसिटाइलेशन से होता है, ठीक है। सो एसिटाइलेशन से कौन कौन सी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो आप याद रखें, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और एक और चीज़ जो मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट है वो है एंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन। ये एंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन के अंदर जाती है और जिसकी वजह से उसकी हाफ लाइफ बढ़ती है। तो आपको कुछ ड्रग्स भी ऐसी याद रखनी है जो एंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन में जाए। एस्ट्रोजन एक और एग्जाम्पल है जो एंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन में जाता है। एम्पिसिलिन एक एग्जाम्पल है जो एंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन में जाता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात करें, जैसे हमने बात की थी कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन माइल्ड टू सीवियर हो सकता है, फीवर और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इरिटेशन हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है सल्फा ग्रुप की, जब भी हमने डिस्कस की थी वहाँ पे भी बात की थी कि ये ड्रग G6PD वाली जो पेशेंट है, डेफिशिएंट पेशेंट है, उसमें ना दे, क्योंकि इससे हेमोलाइसिस होने का बहुत खतरा रहता है। तो जब भी आप सल्फा ड्रग का यूज़ करें ये टेस्ट अचूक से करवाएं, या फिर कुछ ग्रुप्स का आप ध्यान रखें, एथनिक ग्रुप्स का, कि जिसमें ये डेफिशिएंसीज होती हैं। हेमोलाइटिक एनीमिया जैसे हमने बात की थी, इस पे टाइप के पेशेंट में हो सकता है। मेथेमोग्लोबिनेमिया भी हो सकता है। और कई बार क्या है कि सल्फा ड्रग्स खुद से ही, जैसे हमने बात की, एलर्जिक है, या फिर कई बार जो ड्रग्स जो बैक्टीरिया को किल करती है उसके अंदर से भी उसके बैक्टीरिया के एंटीजेंस रिलीज होते हैं और उससे भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है। तो उसे सल्फोन सिंड्रोम भी कहते हैं, एक टाइप का इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जैसा सिंड्रोम है। उसमें माइल्ड इम्यून रिएक्शंस हो सकती है टू सीवियर इम्यून रिएक्शंस भी हो सकती है। एस डेप्सॉन करके अब नया आता है। एस डेप्सॉन एक नया टाइप का फॉर्मूलेशन है, ये रिपोजिटरी फॉर्मूलेशन है, डेप्सॉन का ही बनाया गया है, जिसमें क्या है कि सिंगल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस दिया जाता है, जिससे 3 महीने तक जो डेप्सॉन का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो हर बार आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स लाइक अ लॉन्गर एक्टिंग एक फॉर्मूलेशन बनाया गया है। उसे सिंगल IM इंजेक्शंस, जिस प्रकार से हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं उसी प्रकार से बनाया गया है। डेप्सॉन का यूज़फुलनेस बहुत पूछते हैं। लेप्रेसी के अलावा बहुत टाइम वाइवा होने के अंदर पूछे जाते हैं कि भाई डेप्सॉन के यूजेस बताइए आप, लेप्रेसी तो एक यूज़ है ही, उसके अलावा कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। तो HIV वाले, एड्स वाले पेशेंट्स में जो न्यूमोसिस्टिस जेरोविकी एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी एज एन अल्टरनेटिव ड्रग उसमें भी सल्फामिथोक्साजोल ट्राइमिथोप्रिम यूज़ होता है, और उसके अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए भी डेप्सॉन यूज़ की जा सकती है। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण का सवाल पूछते हैं MCQ के तौर पे भी, स्किन कंडीशन है, सॉरी, ये डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस।
सो डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस में ये ड्रग ऑफ चॉइस की तरह डेप्सोन यूज़ किया जाता है। और एक टॉक्सोप्लाज्मोसिस प्रोफाइलैक्सिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस की प्रोफाइलैक्सिस में भी डेप्सोन यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही स्पेसिफिक उसके यूजेस हैं ये लेप्रेसी के अलावा। तो हमेशा आप याद रखें, इसमें से कई बार एमसीक्यू पूछे जाते हैं। दूसरे ड्रग के ऊपर हम लोग बात करें तो वो है क्लोफाजिमिन। तो क्लोफाजिमिन के बारे में याद रख सकते हैं, ये भी लेप्रोस्थेटिक मेडिकेशन है। एक प्रकार की एक किस्म की डाई है जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है और इसी वजह से ये इंक्लूड किया गया है। मैकेनिज़्म कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जितने भी हाइपोथेसिस है उसमें ये जो डीएनए का फंक्शन है उसके साथ ये इंटरफेरेंस करता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें तो क्लोफाजिमिन जो है जो डीएनए टेम्पलेट प्रोसीजर है, टेम्पलेट फंक्शन जो है डीएनए का, उसके साथ इंटरफियरेंस करती है। दूसरे भी कुछ हाइपोथेसिस निकल के आए हैं कि रेस्पिरेटरी चेंज होती है उसमें भी इंटरफियरेंस करती है, जिससे सुपर ऑक्साइड या फिर फ्री रेडिकल जनरेशंस होता है और इंटरफियरेंस विद एटीपी प्रोडक्शन करता है और जिससे बैक्टीरियल सेल डेथ होती है। तो रेस्पिरेटरी चेन के साथ इंटरफियरेंस करके सुपर ऑक्साइड प्रोडक्शंस करके सेल डेथ करती है, या फिर फॉस्फोलिपिड्स के साथ इंटरफियरेंस करती है जिससे जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन होता है उसकी जो इंटेग्रिटी है वो कंप्रोमाइज़ होती है और जिसकी वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं और जिससे भी बैक्टीरियल सेल डेथ हो सकती है। तो ये कुछ हाइपोथेसिस निकल के आए हैं। एक तो डीएनए के ऊपर डायरेक्टली डैमेज करती है, सेल को डैमेज करती है, फ्री रेडिकल मीडिएटेड, या फिर उसके मेम्ब्रेन को डैमेज करती है। तो अलग अलग मैकेनिज्म या फिर हाइपोथेसिस निकल के आए हैं, इसमें से कुछ याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट फंक्शन ऑफ डीएनए के साथ इंटरफियरेंस करती है। साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल की बात करें तो बहुत स्पेसिफिक जो क्लोफाजिमिन के साथ एसोसिएटेड है, जैसे हमने कहा कि एक डाई है तो पिगमेंटेशंस बहुत ही कॉमन है, ये पिगमेंटेशन करती है मेडिकेशन। तो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन टू डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकोजा, कई बार सिक्रीशंस भी डिस्कलर होते हैं, जैसे रिफाम्पिसिन से सिक्रीशन डिस्कलर होते हैं, इससे भी ऐसा होता है। और ट्रेमेंडस जीआई इरिटेशन करती है ये ड्रग, तो इवन जीआई म्यूकोजा को भी ये पिगमेंट कर देती है। तो इस प्रकार से डाई होने की वजह से काफ़ी सारा स्किन म्यूकोजल पिगमेंटेशंस इरिटेशंस करना काफ़ी कॉमन ईडीआर है। और ये इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है, इसलिए लेप्रा रिएक्शन जो होते हैं, लेप्रा रिएक्शंस के बारे में आप लोग पैथो में पढ़े होंगे। लेप्रा रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, 1, 2, उसमें भी ये एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ यूज़ की जाती है क्लोफाजिमिन। रिफाम्पिसिन की बात करें, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिटेल में हम लोग देख चुके हैं ट्यूबरकुलोसिस के उसमें, लेकिन यह एक सीडल मेडिकेशन है, लेप्रेसी में भी काफ़ी इफेक्टिव है और इससे रेजिस्टेंस जो डेप्सोन का होता है वो कम होता है। सो काफ़ी इफेक्टिव मेडिकेशंस है, पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ करती है और उसको जो बैक्टीरियल सेल है उसको ये डेथ करता है, उसके काउंट कम करता है। दूसरी एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स के बारे में देखें, इथियोनेमाइड, ये भी हम लोग देख चुके हैं, जिससे हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉमन है। कुछ फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं, जैसे ओफ्लॉक्सासिन हो गया, पी फ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, तो ये भी कुछ लेप्रेसी की ट्रीटमेंट में एज ए सेकेंड लाइन इफेक्टिव है। डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और मीनोसाइक्लिन जो ग्रुप की मेडिकेशंस हैं, या फिर एजिथ्रोमाइसिन ग्रुप की जो मेडिकेशंस हैं, मैक्रोलाइड की क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये भी कई बार एज एन ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, ऑल्टरनेटिव रेजाइम यूज़ की जाती है। लेप्रेसी के बारे में अगर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ट्रीटमेंट उसको डायग्नोसिस के हिसाब से दी जाती है कि किस प्रकार का लेप्रेसी है, इधर ये पॉसीबैसिलरी लेप्रेसी है या फिर मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी है। तो उसको डायग्नोस करने के लिए कुछ सुपरफिशियल पॉइंट है हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जब भी लीजन की संख्या 5 से कम हो तो उसे पॉसीबैसिलरी में कैटेगराइज किया जाता है, ज़्यादा हो तो मल्टीबैसिलरी। एसिमेट्रिकल लीजन हो तो उसे पॉसीबैसिलरी में, या फिर सिमेट्रिकल लीजन हो तो मल्टीबैसिलरी में। लॉस ऑफ सेंसेशन अगर होता है तो वो पिक्यूलियर फीचर है जो पॉसीबैसिलरी है, मल्टीबैसिलरी में ऐसा नहीं होता है। और मल्टीबैसिलरी में 2 से ज़्यादा नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है, यहाँ पे ओनली एक नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसीलिए मल्टी और पॉसीबैसिलरी में इस प्रकार से क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसके हिसाब से फिर ड्रग भी चॉइस किया जाता है। ये नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, उसका ये थोड़ा क्राइटेरिया हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस प्रकार से ट्रीटमेंट यूज़ की जाता है। तो ये है पॉसीबैसिलरी और ये है मल्टीबैसिलरी। ज़्यादा हम लोग चिल्ड्रन में या फिर डिटेल में नहीं जाएंगे, एडल्ट्स का मेन ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि दोनों में मेनली जो डिफरेंस है वो है, इसमें 2 ड्रग का ट्रीटमेंट दिया जाता है पॉसीबैसिलरी में, इसमें 3 ड्रग का ट्रीटमेंट दिया जाता है। कौन कौन से 2 ड्रग हैं, उसमें रिफाम्पिसिन और डेप्सोन कॉमनली 2 ड्रग यहाँ यूज़ किया जाता है, रिफाम्पिसिन और डेप्सोन का।
तो रिफाम्पिसिन दोनों में वंस अ मंथ दिया जाता है, रिफाम्पिसिन यहाँ पे भी वंस अ मंथ दिया जाता है। डेप्सोन डेली दिया जाता है, डेप्सोन जैसे यहाँ पे देखिएगा डेली दिया जाता है। रिफाम्पिसिन वंस अ मंथ 600 mg दिया जाता है और डेप्सोन डेली 100 mg का यूज़ किया जाता है। ये कॉमन चीज़ है। अगर मल्टीबैसिलरी है तो एक और ड्रग ऐड की जाती है जिसका नाम है क्लोफाजिमिन। क्लोफाजिमिन मंथली भी 300 mg का एक डोज दिया जाता है और क्लोफाजिमिन का डेली भी 50 mg का एक डोज दिया जाता है। तो जो डिफर होता है वो है क्लोफाजिमिन, जो क्लोफाजिमिन डाई है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है, उसको एक एडिशनली मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी में मंथली एंड डेली डोजेस डेली बेसिस के ऊपर ऐड किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं मल्टीबैसिलरी और पॉसिबैसिलरी के ट्रीटमेंट में। तो होपफुली आपको लेप्रोसी के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल गए होंगे। अगर कुछ क्वेरीज़ हैं, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कोई टॉपिक के बारे में जानना है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा पूरा प्रैक्टिकल का एक प्लेलिस्ट है, उसे भी आप चेकआउट कीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो, और हमें ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच।